हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, क्या फिनोमेना, उसके बारे में आप लर्न करने वाले हो। सो लेट्स से कि एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। यहाँ पर मीडियम 1 है और लेट्स से दिस इज़ मीडियम 2, और इन दो मीडियम को सेपरेट किया गया है एक बाउंड्री से। now मीडियम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक इंडेक्स से, म्यू से, और कई बार इसको हम एन भी लिख सकते हैं। तो ये म्यू लेट से कॉल्ड, ये म्यू 1 है। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू 2 है। तो एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू और एन से इंडिकेट किया जाता है, और शॉर्ट में हम आर आई लिख सकते हैं क्योंकि इसका एब्रीविएशन आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। And how it is being defined? It is defined as speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. जिस मीडियम के बारे में आप बात कर रहे होगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, उस मीडियम पर स्पीड की लाइट को यूज़ करना है और स्पीड ऑफ लाइट के वैक्यूम में यूज़ करना है। दोनों के रेशियो को लिखेंगे। पहली बात तो ये लाइट का स्पीड के रेशियो है। सिंस ये रेशियो, इसका मतलब ये यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, और इसको हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। कई बार आपसे मैं पूछता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर, अगर हमको कहीं वी निकालना हो तो हम वी को सी बाई म्यू कह सकते हैं। नो, सी की वैल्यू वी से बड़ी होती है, बिकॉज सी वैक्यूम में जो लाइट मूव करता है उसकी जो स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है। सो यहाँ से कुछ पॉइंट और बोरो कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सी इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी, विच विल इंडिकेट दैट म्यू वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ना ये 1 किसके लिए होगा? अगर हम म्यू को 1 पकड़ते हैं तो वी की वैल्यू सी के बराबर हो जाती है। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम इज 1. सो म्यू की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, दैट मीन्स स्पेस विदाउट एनी मीडियम। और एयर के लिए 1 से ज़्यादा होता है, सभी के लिए 1 से ज़्यादा है। एयर के लिए हम रफली इसको 1 लेते हैं, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, यानी 1 के बराबर इसको लेते हैं कैलकुलेशंस में, जब कैलकुलेशन को एयर के लिए करनी पड़ती है। कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, जैसे वाटर है, इसकी वाटर की वैल्यू 4/3 होती है इन केस ऑफ वाटर मीडियम। तो ये नंबर भी आप याद रख सकते हो, काम आता है। और ग्लास के लिए जनरली 1.5 होता है, बट ग्लास में और भी केसेस आ सकते हैं तो वो आपको देंगे। तो 1.5 इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ग्लास, राइट। एंड इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। कई बार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। इट मीन्स ये मीडियम की डेंसिटी है, और ये ऑप्टिकल एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये मीडियम कि वो प्रॉपर्टी है जो स्पीड ऑफ लाइट को इन्फ्लुएंस करती है, जो कि यहाँ से देख करके बोला जा सकता है, राइट। नो, इसको देख करके कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स से कि जैसे म्यू ऑफ 1 मीडियम आपको गिवन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी बाई V1, इजंट इट। एक और कैलकुलेशन से रिलेटेड पॉइंट बताता हूँ। और म्यू 2 अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो उसको हम C/V2 बोलेंगे। सी दोनों के लिए कॉमन आएगा, तो μ1/μ2 अगर निकालना हो तो यहाँ से अगर हमने μ1/μ2 निकालना है, यानी दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आप पाओगे ये V2/V1 के बराबर आएगा, V2/V1 के बराबर आएगा। अच्छा, V2/V1 के बराबर ये तो आएगा ही आएगा। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि दिस विल बी रिटन एज μ1/2। इसका मतलब है हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का निकाल रहे हैं सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमने फर्स्ट मीडियम का निकालना है सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट को ऊपर रखेंगे, सेकंड को नीचे रखेंगे। तो ये रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो कई बार आपको इस फॉर्म में भी देगा, तो उसको भी, इस लैंग्वेज को भी अपने को समझना है। मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में 1 को किस तरह से लिखा जाएगा। मोर ओवर कुछ और भी पॉइंट याद कर सकते हैं कि सिंस ये लाइट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ये एक वेव होता है, और वेव के लिए ये एक फंडा वैलिड रहता है कि फॉर वेव, यू नो, फॉर वेव्स वी की जो वैल्यू होती है वो लेमडा इंटू एफ के बराबर होती है, लेमडा इंटू एफ के बराबर होती है। तो अगर हमको v1/v2 निकालना हो तो v1/v2 की वैल्यू क्या आएगी वो हम बता सकते हैं। अच्छा, जब कभी लाइट रिफ्रैक्शन करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है। एक और पॉइंट हम लोग याद रखते हैं, उसका यहाँ पे यूज़ है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ऐसा आपने वेव में भी लर्न किया होगा। और किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी है? इट डिपेंड्स ऑन सोर्स, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स। तो जहाँ से भी लाइट का आना हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो सोर्स था, और सोर्स अगर एक बार लाइट आ गया, इसका मतलब उसका सोर्स फिक्स हो गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ओवर द टाइम सेम रहने वाली है, यानी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, लेकिन वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज करेंगे मीडियम चेंज होने से। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि v1 और v2 का जो रेशियो आएगा वो लेमडा 1 और लेमडा 2 के रेशियो के बराबर होगा। तो फाइनली एक पॉइंट पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई v1 इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1। So many a time you will be asked about the ratios of velocities or maybe wavelength or maybe refractive index. They can be understood by this relation, and how this relation is coming you can think of कि हमने इसमें वेव का रूल यूज़ किया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को यूज़ किया है और उसको सिंप्लीफाई किया है। Now let's come back to this figure कि अगर लाइट μ1 मीडियम से μ2 मीडियम में जाएगी तो किस तरह से बिहेव करेगी। तो लाइट को हम लोग पढ़ते हैं कि एक मीडियम है, अगर ये सिंगल मीडियम है तो सिंगल मीडियम में लाइट रे स्ट्रेट लाइन पे जाती है, दूसरे मीडियम पे भी लाइट रे स्ट्रेट लाइन पे जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेक्टिलिनियर कंसिडरेशन ले रहे हैं लाइट के मूवमेंट को लेकर के। सो लेट्स से एक ये लाइट रे आया जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए आएगा, और इस बाउंड्री पर मिलने के बाद ये क्या करेगा वो अपने को समझना है। इस बाउंड्री पे मिलने के, अगर ये बाउंड्री नहीं रहा होता, सेम मीडियम रहा होता, तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ गया होता। तो अपने को क्या करना होता, उस बाउंड्री पर पहले हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर टेंजेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसी परपेंडिकुलर का नाम नॉर्मल होता है। सो वी नीड टू ड्रॉ अ नॉर्मल जस्ट लाइक वी यूज टू ड्रॉ इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दैट्स अ नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे दैट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और वट एवर द एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे बनता है, इस एंगल का नाम हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ना डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मीडियम डेंसर है μ1 और μ2 में से, लाइट रे क्या करेगी, जो उसका ओरिजिनल पाथ था ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बल्कि वो एक डिफरेंट पाथ पे जाएगी, यानी बेंड होती हुई नजर आएगी। सो इट माइट बी मूविंग सम सॉर्ट ऑफ दिस। सो लाइट रे इस तरह से आया और इधर बेंड होता हुआ नजर आया। तो ये जो बेंडिंग हो रही है किसी भी बाउंड्री पर, दो मीडियम की बाउंड्री पर, इस बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन अ मीडियम बाउंड्री, ड्यू टू चेंज इन दी और वेरिएशन इन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो जो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड कर जाता है। ये जो नॉर्मल से टोटल एंगल बनता है, इस टोटल एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, आर कहते हैं। नाउ ये जो आर है, आर की वैल्यू आई से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारी हेल्प करेंगे। तो ये फिनोमेना हुआ रिफ्रैक्शन, और ये जो लाइट निकल के आ रही है दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन सेम मीडियम पे हुआ करता था, रिफ्रैक्शन के लिए दूसरे मीडियम पे एंट्री होना ज़रूरी होता है और दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। देयर लॉज दैट गवर्न द रिफ्रैक्शन प्रोसेस।
सो कौन से लॉज हैं और उनकी क्या मीनिंग है, लेट्स टॉक अबाउट। सो दो तरह के लॉज होते हैं, देयर आर टू लॉज। फर्स्ट इज सिमिलर टाइप, जो रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो लेट मी राइट हियर, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, normal and refracted ray all lie in the same plane or on the same plane। ये बहुत ऑब्वियस लॉ लगता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर ये लाइट रे इस स्क्रीन के पैरेलल आ रही है, स्क्रीन वाले प्लेन पर आ रही है, नॉर्मल भी स्क्रीन पर लाई कर रहा है, तो ये दूसरी लाइट रे भी स्क्रीन पर ही लाई करेगी। इट कैन नॉट कम आउटसाइड नेदर गो इनसाइड। सो एक छोटा सा इम्पोर्टेंट लॉ है। सेकेंड, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये बताएगा कि आई और आर में क्या रिलेशन है। जस्ट लाइक कि रिफ्लेक्शन में आपने देखा था दोनों एंगल बराबर होते हैं, यहाँ पर बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ आता है। तो स्नेल्स लॉ बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल में क्या रिलेशन चल रहा होता है। तो अगर हम डायरेक्टली लिखें तो आएगा μ1 साइन आई, दैट मीन्स उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे और साइन आई से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। कई बार यहाँ पर n1 n2 लिखा जाएगा, आप समझ सकते हैं कि दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं और दोनों वैलिड है। सो ये दो लॉज हैं जिसके बेसिस पर हम लोग आंसर दे सकते हैं। आइडिया क्या होता है? आइडिया होता है कि आपको इनपुट्स पता होंगे, आउटपुट पता करना होगा। मीनिंग इज़ कि आपको ये पता होगा कि इंसिडेंट रे क्या है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम पता होगा, तो आपको आर पता करना होता है। सो हाउ टू गेट द आर वैल्यू, स्नेल्स लॉ अपने आप में सफिशिएंट है आर बताने के लिए ना। यहाँ से अगर आप देखना चाहेंगे कि आर की वैल्यू क्या आएगी, तो या इसको आप रीराइट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन आर इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू साइन आई। अभी हम लोगों ने लर्न किया था कि इस रेशियो को आप चाहें तो डिफरेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू साइन आई। इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं स्नेल्स लॉ को लिखा हुआ। अच्छा, अगर इस फॉर्म में भी वॉच करें तो हम ये बता सकते हैं कि अगर हमको आई पता हो और μ1 μ2 पता हो तो क्या होने वाला है, राइट। तो कुछ इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे किए जा सकते हैं और या इसका एनालिसिस किया जा सकता है। अब देखो कि अगर μ1 की वैल्यू μ2 से ज़्यादा आ जाए, सो अगर μ1 बड़ा है यानी कि इंसिडेंट मीडियम ज़्यादा है। जब μ1 ज़्यादा होता है इसको हम डेंसर बोलते हैं। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो डेंस होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो रेयरर होगा। सो अगर फर्स्ट मीडियम डेंसर है, सेकंड मीडियम रेयरर है, तो आप पाओगे कि होगा क्या कि उस केस में μ1 बाई μ2 की जो वैल्यू होगी वो एक से बड़ी हो जाएगी। और अगर एक से बड़ी संख्या में अगर हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये μ1 अपॉन μ2 साइन आई बन जाएगा, ग्रेटर देन साइन आई बोल सकते हैं। साइन आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये जो नंबर है यही साइन आर है। तो यहाँ से अपने को एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि साइन आर की जो वैल्यू आएगी वो साइन आई से बड़ी आएगी। सो अगर μ1 को आपने बड़ा रखा है, μ2 को छोटा रखा है, तो आप पाओगे साइन आर की वैल्यू साइन आई से ज़्यादा रहेगी। और साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसकी साइन वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ भी होता है जिसकी साइन वैल्यू भी ज़्यादा होती है उसका एंगल भी ज़्यादा होता है। जैसे आप बोलोगे कि 30 साइन 0 करो, 0 डिग्री पर साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, और 90 डिग्री करते हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब जब एंगल बड़ा है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है, और ये 0 से लेकर के 90 तक चलता है। और हमारे जो भी एंगल मेजर हो रहे हैं यहाँ पे वो 0 से 90 डिग्री तक है। पॉइंट इज़ कि जब कभी आपको साइन में कोई बड़ा छोटा नज़र आए तो आप डायरेक्टली उसके एंगल में बड़ा छोटा बोल सकते हो। तो आप बोलोगे कि एंगल आर की जो वैल्यू होगी वो आई से बड़ी हो जाएगी। ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ये कंक्लूजन कब आएगा? जब μ1 ग्रेटर देन μ2। इसका मतलब अगर μ1 बड़ा है, दैट्स लेट्स से ये केस हम देखते हैं, तो ये μ1 बड़ा है तो ये डेंसर मीडियम है, इसको हम लिखेंगे ये डेंसर है। और μ2 अगर छोटा है तो इसको बोलेंगे रेयरर है। उस केस में आई की वैल्यू से आर की वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि उस केस अगर डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम पे जाती है तो फिर नॉर्मल से दूर हो जाती है। आइडियली इसको अगर ये नहीं था मीडियम डिफरेंस तो इसको ऐसा जाना चाहिए था,
तो ये आई के बराबर एंगल था, लेकिन आर आपको ज़्यादा मिला। आर आपको ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि ये डेंसर था, ये रेयर था। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आर की वैल्यू आपको कम मिलती। अंडरस्टूड? So this is the example when this is a denser, this is a rarer medium. That means mu1 is greater than mu2. Similarly, अदरवाइज भी हो सकता है, अदरवाइज भी होगा तो हमारा आंसर भी अदरवाइज हो जाएगा। अच्छा, इसको कंक्लूड करना चाहते तो ये कह सकते हैं जब कभी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, कंक्लूजन पॉइंट, व्हेन light goes from denser to rarer medium, then it bends away from the normal, away from the normal. That's important point, and that's final point to conclude. सिमिलरली इसका काउंटर वर्जन है, उसको भी जल्दी से फिनिश कर सकते हैं। वो बोलता है कि इफ़ mu1 इज़ लेस देन mu2 देन यू फाइंड कि ये सिंबल है हर जगह बदल जाएगा। तो अगर हम डायरेक्टली कंक्लूड करना चाहें देन, और वी कैन राइट कि तब होने क्या वाला है, वी कैन से देन r विल बी लेस देन i, r विल बी लेस देन i। अगर r लेस देन होगा इसका मतलब ये इसकी डायरेक्शन थी, वो रिफ्रैक्टेड रे इधर रहेगी, यानी ये जो एंगल है वो स्मॉलर हो जाएगा, यानी लाइट जो है किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉट अवे बट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, सो देन इज दिस, सो व्हाट द कंक्लूजन कैन बी, conclusion can be that incident angle is more, refracted angle is less. So when light goes from rarer to denser medium then it bends towards the normal, so ये कई बार प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता चले कि किस केस में दूर जा रही है लाइट रे, किस केस में पास आ रही है। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल प्लेन बाउंड्रीज। सो लेट्स से दीज आर द बाउंड्रीज दैट सेपरेट सेवरल मीडियम्स। इन दिस केस व्हाट टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस और किस तरह से होगा उसको हमको समझना है। सो लेट्स से कि ये फर्स्ट मीडियम ऊपर वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, ये बीच का है सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है, दिस इज mu3, दिस इज mu4 एंड सिमिलरली डाउन साइड इज mu5 और समथिंग लाइक। सो अगर इस तरह से बहुत सारे मीडियम्स आपको दिखाए जाते हैं तो रिफ्रैक्शन कैसे स्टडी करना है। सो लेट्स से कोई लाइट वेव आती है, लाइट रे आती है, सो दिस इज़ द लाइट रे दैट इज़ कमिंग एंड इट इज़ इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट बाउंड्री। सो आपको क्या करना होगा, पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, उस नॉर्मल के थ्रू इसको आप बेंड करा दोगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वेदर इट इज़ अ डेंसर और रेयर। देन आफ्टर इस बाउंड्री पर आएगा तो इसको मतलब एक मीडियम पर, पर्टिकुलर मीडियम पर ये स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप इसको फिर से फॉल कराएंगे और एक नॉर्मल सर्च करेंगे, नॉर्मल वर्टिकल ही रहेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेयरिंग है। तो फिर ये फिर से बेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन रेयरर और डेंसर relative refractive index. Then after you need to further again draw the normal reaction and see what type of this refraction is bending is taking place towards or away depending upon again relative values of refractive indices, and finally you will find this is going to be having normal and it will be moving like this or something. So point is कि हर बाउंड्री पर आपको रिफ्रैक्शन कराना है। देयर कैन बी वन बाउंड्री, टू बाउंड्री और इनफाइनाइटली मैनी बाउंड्रीज। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देन दिस केस इज कि सभी के केस के लिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वर्टिकल है, सभी के नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल है। तो इससे अपने को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। क्या हेल्प मिल जाएगा, लेट्स सी। सो इनिशियली एज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की लेट्स से वैल्यू को हम θ1 पकड़ लेते हैं।
इससे ये μ1 के करस्पॉन्डिंग लगेगा। तो अगर ये θ1 है तो आगे किस तरह से बढ़ने वाले हैं वो आप देखेंगे। तो पहले इसके लिए रिफ्रैक्शन लगाइए। इसके लिए जब रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और लेट से एंगल को हम θ2 नाम देते हैं, θ2 नाम देते हैं। सो क्या इक्वेशन बनेगी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए? कैन वी से इसके लिए स्नेस लॉ आएगा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। ओके, इसके बाद अब हम सेकेंड रिफ्रैक्शन की तरफ जाते हैं। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सर्च करना पड़ेगा। ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है और ये लाइन इस तरह से जा रही है। इसका मतलब है पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन जा रहा है, तो ये अल्टरनेट टाइप के एंगल्स बनेंगे। तो ये भी θ2 बनेगा। इसका मतलब सेकेंड के लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो फर्स्ट का जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वही उसका रोल प्ले करेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल्स आर इन दी सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल। अगर ये नॉर्मल किसी एंगल पे रहा होता तो डेफिनेटली ये एंगल बदल गया होता, और ऐसा तब होता है जब ये बाउंड्री कुछ ऐसी रही होती, राइट। तो इसको जब कोई पैरेलल बाउंड्रीज रहेंगे तो नॉर्मल पैरेलल रहेंगे तो फिर एंगल आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। लेट से कि जो थर्ड मीडियम पे जाता है उसके एंगल को हम θ3 नाम देते हैं। तो क्या इसके लिए रिफ्रैक्शन लॉ विल बी लाइक दिस कि μ2 sin θ2 इज इक्वल टू μ3 sin θ3। और अगर ये θ3 है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ये θ3 हो जाएगा बाय द सेम लॉजिक। लेट से कि ये एंगल θ4 है तो फिर आपको पता चलेगा μ2 थर्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आएगा μ3 sin θ3 इज इक्वल टू μ4 sin θ4। ये θ4 यहाँ पर भी θ4 का रोल प्ले करेगा और लेट से θ5 है तो हम फर्दर लिख सकते हैं μ4 sin θ4 इज इक्वल टू μ5 sin θ5। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये सब आपस में इक्वल हैं, ये साइन इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसको हम यहाँ पे एक रूल लगा लेंगे और एक रूल बना लेंगे कि पैरेलल केस में क्या आएगा, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 इज इक्वल टू μ3 sin θ3 इज इक्वल टू μ4 sin θ4। इसका मतलब हुआ कि म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट हम हर मीडियम के लिए इक्वल कर सकते हैं और जो भी अपने को आंसर चाहिए इमीडिएटली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर अपने को आंसर आपको θ1 गिवन है, सारे म्यू गिवन है और आपसे ये बोलता है कि फाइनल एंगल बताइए, तो फाइनल एंगल के लिए हम इतने सारे रिफ्रैक्शंस नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल वाला इज इक्वल टू फाइनल वाला, तो इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, θ5 की वैल्यू हम इमीडिएटली बता सकते हैं। गुड टू नो। सो इसको हम कई बार इस तरह से भी ये लिख लेते हैं कि म्यू इंटू साइन थीटा, म्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और ये आगे चलकर हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। म्यू साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी और किसी भी एक केस को पता हो, यानी μ2 और θ2 पता होगा या कोई भी एक पता होगा तो ये कांस्टेंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। और एक बार कांस्टेंट आ गया तो फिर ये वेरिएबल म्यू साइन थीटा को ट्रीट किया जा सकता है। गुड टू नो। Well, so this was basic about refraction. Make your notes and further concept will be following. Thank you.